बोन हैबर साइकिल थी लास्ट क्लास में जो हमने की थी, और यहाँ पे है आपका नंबर 12 क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, ताकि जो बाकी चीजें हैं, हालांकि सारी हमने खत्म कर ली है, ये तो एक बार क्लीन कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं उन प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप फेस करने वाले हो। तो ये सारी की सारी तो चलो हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2, CO, CO2, CO, N2O और N2O4 चारों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो गिवन दे दिया आपको 1, 2, 3 एंड 4। ये क्वेश्चन इसी टाइम एक्यूरेटली करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में हम बॉन्ड एंथैल्पी खत्म करके आए हैं। वो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ। ये रिएक्शन आपके सामने और चारों की जो फॉर्मेशन है वो दे दी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ, ये इनका कहना है। तो जरा ध्यान से सुनना। हमने हेसेस लॉ में जो खत्म किया था और बॉन्ड एंथैल्पी में जो खत्म किया था, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसी के बाद करवाया, ताकि बाद में ये ना लगे कि यार वहां तो हमने कुछ ऐसा किया था और यहाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो देखना एक बार। ओके, क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है। कौन सी रिएक्शन है वो? N2O4 प्लस 3CO। मैं इसके फेज भी लिखना चाहूंगा। इसमें फेज जो भी दे रखा है, इसमें सभी का गैसियस फेज है, सभी का गैसियस फेज है, तो ये गैस फेज है। मोनोऑक्साइड भी गैस फेज है। और ये है आपका N2O, इसे लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैस फेज है। ये आपका 3CO2 दे रखा है, ये भी गैस फेज में ही है। और वो कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब हम परफेक्ट हो गए बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह सब में, सारी बॉन्ड एंथैल्पी आपने कैलकुलेट कर ली, कमाल की बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल किए हैं और आंसर्स भी आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं भी पूरे क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, कहीं भी बॉन्ड एंथैल्पी का नाम तक भी आया? आंसर है नो। इस क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं भी बॉन्ड एंथैल्पी का जिक्र नहीं हुआ एक बार भी। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन दे रखा और कह रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में जहां बॉन्ड एंथैल्पी का नाम तक नहीं आएगा और वो आपको सभी की वैल्यू दे देंगे, चारों की वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4, ठीक है, और कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, वैल्यू चारों की दे रखी है, इसकी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन, ठीक है ना, सभी की फॉर्मेशन वैल्यू दे दी और कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। अच्छा, हेसेस लॉ में क्या कहते थे? कभी भी बोलते नहीं थे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, कभी नहीं बोलते थे फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो क्या बोलते थे? वो ना कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से H2O फॉर्म होने के बाद, कंबसन की 3 वैल्यू दे देने के बाद वो एंड में बोलते थे कि फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। याद करो, वो एंड में बोल देते थे कि फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, फाइंड आउट एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH। उनका बोलने का तरीका ही अलग था। तो आप हेसेस लॉ को भी बहुत जल्दी पहचान लोगे। लेकिन अगर सभी की फॉर्मेशन दे रखी है और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। थोड़ा सा हैरान करने वाला है, तो इसीलिए मैंने तीनों में डिफरेंस भी आपको समझाया है। समेशन क्या, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी लिखते थे, लेकिन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी है ही नहीं। क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट P, माइनस में समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। इस तरीके से आप इसको लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। और मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको बता दूं ताकि आने वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी आप प्रॉब्लम में ना फंसो। देखो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। याद करो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या था?
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था वहां, यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एक एक करके वैल्यू में लिख रहा हूँ सभी की, और लिखने का जो तरीका है वो भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, लिखने का तरीका भी। जैसे सबसे पहले एंड प्रोडक्ट में क्या है, ये है, तो समेशन, समेशन तो हो ही गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस एंथैल्पी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये हो गया। माइनस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या, इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में N2O4 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, 3 से मल्टीप्लाई CO, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अब हमें क्या करनी है, रखनी है, जो भी गिवन वैल्यू है। जैसे इसकी गिवन वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 81 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई ये है N281, 3 मल्टीप्लाई बाई 9.7 CO2 की, CO2 ये रहा दूसरे नंबर पे 393, 3 मल्टीप्लाई माइनस 393 CO2, और माइनस में एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ N2O क्या है, N2O4। तो N2O4 की क्या है, यहाँ से देखेंगे N2O4 ये है आपका नंबर 4 पे 9.7, 9.7 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई CO है आपका पहले नंबर -110। तो अब आपको आंसर निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। आंसर यहाँ क्या होगा, स्टार्ट हो जाओ, आंसर निकाल के दिखाओ। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। नाइस, तो आंसर आ गए। तीन, नाइस, 4, 5, स्टार्ट करते हैं। रितु आपका आंसर क्या है? भैया मेरा आंसर -777.7 किलो जूल। निष्ठा आपका आंसर क्या है? तो मेरा भी -777.7 किलो जूल पर मोल। निखिल आपका आंसर? -777.7 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड, वी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 777.7 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आया। ठीक है, जिसका नहीं आया चेक कर लेना, बट ये आंसर आया। और भाई मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 चीजों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हेसेस लॉ, बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो अभी हमने की है। ठीक है, इंटरमिक्स मत होना। बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बॉन्ड एंथैल्पी को तो देखते के साथ समझ जाओगे, वो तो गिवन वैल्यू में सारी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड एंथैल्पी वो देखते हैं। यहाँ पर हेसेस लॉ में क्या था, हेसेस लॉ में तीनों की वैल्यू देते थे हमेशा, 3 की। एक कंबशन देते थे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है ना। और उसके बाद वो पूछते थे कि बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगी। इस रिएक्शन में सब कुछ अलग है। इन्होंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चलो 1, 2, 3, 4 सभी की दे दी, और एंड में वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है नॉर्मल। ऐसा एक बार और भी हो चुका है, अब मैं बताता हूँ ऐसा कब हुआ था। सेशन एंडिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन की सारी की जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है,
क्वेश्चन जो किया गया था वो ये किया गया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया था क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कहीं भी एक भी नंबर आपका ना कटे, पूरे प्रॉपर नंबर आए। आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो देखो एक बार। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजीन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कुछ कुछ नया लगा होगा आपको, लेकिन 12th में तो बड़ा पॉपुलर है। NH2 वो कहते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होता है। वाटर, वाटर होता है H2O, ठीक है। सभी की वैल्यू देखना अब एकदम से देंगे। एंड वाटर बस इतना ही दे रखी है, R -50.4 -193.2 -242.7 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। यू नो रेस्पेक्टिवली वेरी वेल, ठीक है ना, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है? N2H4 गैस फेज, 2H2O2 गैस फेज, N2 गैस फेज प्लस 4H2O जो भी गैस फेज मान लेते हैं, वेपर मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें फेज लगा तो कोई चक्कर है ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये समझाओ, जब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे, ये वैल्यू चलो गिवन है, N2H4 ये गिवन है, ये वैल्यू H2O2 ये गिवन है, ये वैल्यू H2O ये भी गिवन है। तो सोचने वाली बात है, आप N2 का क्या करोगे? रेज योर हैंड, इस N2 का क्या करोगे? रेज योर हैंड। गिवन है ही नहीं, और मैं फिर बता रहा हूँ, तैयार रहना ऐसे क्वेश्चंस के साथ सेशन एंडिंग में, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट भी पहुंच चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे असाइनमेंट तक के सारे क्वेश्चन हम कर लें। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू का, अगर ऐसे केसेस में जैसे नाइट्रोजन की वैल्यू है ही नहीं, इसे 0 मान लो। अभी भी देखो, रीड करने के बाद इतना तो पता लगी क्या होगा, ये क्वेश्चन वही है जो अभी हम करके आते हैं। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का नाम है? नहीं, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। हेसेस लॉ में कभी इन्होंने ये पूछ रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ C6H6 बताओ क्या है? इसका मतलब ये हेसेस लॉ भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको डिस्टिंग्विश कर पाओगे इसमें से कि यार ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से इसे भी हटाओ और स्टार्ट कर दो। इसकी वैल्यू को ले लेंगे 0, N2 की वैल्यू 0, और सभी की वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई करो, क्या? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या है? यह हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी। बताइए क्या आंसर आया? स्लो, स्टडी और एडवांस आंसर आना चाहिए, बहुत एक्यूरेट। एक आंसर आ गया, वेरी गुड।
क्या बात है, वेरी गुड, सही। दोनों के आंसर एक ही स्पीड पे, एक ही पोजीशन पे आते हैं, रितु, निखिल, और दोनों मोस्टली ठीक भी होते हो। नाइस। अभी देखना है इन दोनों में से किसका आंसर एक्यूरेट होगा। तीसरा आंसर, क्या बात है। फोर्थ आंसर। ओके रितु, बताइए आपका आंसर क्या है। भैया मेरा आंसर -534.0। निखिल आपका आंसर। भैया मेरा है 48.6 किलो जूल पर मोल। निखिल आपका आंसर गलत है, आपको बुरी तरह से हरा दिया गया है। थोड़ा सा स्लो स्टडी यार, आप चैंपियन हो, चैंपियन की मर्यादा बरकरार रखो। लक्ष्य, आपका आंसर। भैया 534 किलो जूल पर मोल। क्या बात है, वेरी गुड। अपूर्व आपका आंसर। सर मेरा भी ऐसा 534 किलो जूल पर मोल। कूल कूल, भाई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। -534, दिस इज एक्यूरेट आंसर। -534 किलो जूल पर मोल, ये आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से निकलते हुए हम चलते हैं अगली कुछ नए टॉपिक की तरफ, और यहाँ से अब हम आगे हैं सीधा एक नई दुनिया में जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी एक नया टर्म है जिसको जर्नली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंट्रोपी, एस सिंबल फॉर एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी होती क्या है? दिस इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर आप प्रेयर में ग्राउंड में खड़े हुए हो और एक ही लाइन में खड़े हुए हो बिल्कुल, ठीक है, तो ये है आपका क्या ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर। जैसी बैल बजती है, सभी अब भाग के अपनी अपनी क्लास में जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं इधर उधर क्लास में, कोई लाइन बना के नहीं जा रहा, इधर उधर भाग के जा रहे हैं अपनी क्लास में। दिस इज कहते हैं, इसे बोलते हैं हम डिसऑर्डर होना, रैंडमनेस होना। चलो और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये है आपका आइस, ये है आपका वाटर, ये है आपका वेपर, वाटर वेपर। बताओ कहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होंगे? रेज योर हैंड। पार्टिकल की मूवमेंट डिसऑर्डरनेस कहां सबसे ज्यादा होगी? यस, लक्ष्य है, बताइए। भैया वेपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर के अंदर जो एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो जहां डिसऑर्डरनेस मिल जाए उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। खत्म खेल। 100 बातों की एक बात। डेफिनेशन वेरी इजी। इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। जितनी ज्यादा रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस होगी, एंट्रोपी उसकी ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पता करोगे आप? तकरीबन 8 एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ, देखते हैं कितने बता पाएंगे। पहला क्वेश्चन है भाई, बतानी है आपको एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, बताओ एंट्रोपी क्या होगी? वैसे आसान है, मैं ही बता देता हूँ। डेल्टा S जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगी, या बोल सकते हो इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। नंबर टू है, दो हाइड्रोजन गैस फेज विल गिव यू H2 गैस फेज। यहां अब आपको सोच समझकर फैसला करना है, एंट्रोपी क्या होगी। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, रेज योर हैंड। नितेश बताइए। यह कम होएगी। अपूर्वा बताइए। अच्छा, कम होएगी। वेरी गुड, क्योंकि
यहाँ दो हाइड्रोजन अलग अलग हैं, टुकड़े हैं हाइड्रोजन के, वो इधर उधर तेजी से भाग सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ एक प्लेग्राउंड में दो बच्चे अलग अलग भागो, किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हो, वो ज्यादा तेजी से भाग पाएंगे, या मैं बोल दूं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हाथ छोड़ना नहीं है आपको, अब भागो। यानी बॉन्डेड वाले केस में बच्चे स्लो भाग पाएंगे, रैंडमनेस जब ज्यादा होगी जब वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है। ओके, और कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल तो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, जैसे ये वाला केस, कार्बन ब्रैकेट में डायमंड, कार्बन इसी का भाई, सगा भाई ग्रेफाइट। बताओ एंट्रोपी पे क्या असर हुआ? एंट्रोपी पे क्या असर हुआ? रेज योर हैंड। यस मिस्टर निखिल, बताइए। भैया इंक्रीज हो। भाई कनेक्शन में थोड़ी एरर है। रितु बताइए एंट्रोपी पे क्या असर हुआ? भैया इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, ये इंक्रीज हो जाएगी एंट्रोपी। क्योंकि क्योंकि डायमंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपसे कोई पूछे द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, तो आंसर डायमंड। कैन यू इमेजिन कि इसको पिघलाने में ना, मेल्ट करने में आपको लगभग 4000 केल्विन की जरूरत पड़ती है, 4000 केल्विन। और ये जो ग्रेफाइट है आपका, ये 3600 केल्विन पर मेल्ट हो जाता है। तो दोनों सगे भाई हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो नेटवर्क, जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? नेटवर्क की तरह बॉन्डिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग बोल सकते हो। वैसे नेटवर्क बॉन्डिंग सबसे बढ़िया है। इसमें ना टेट्राहेड्रली कार्बन जो अटैच होते हैं आपस में। तो ये ग्रेफाइट है, ये स्लिपरी होती है, ये इस तरीके से स्लिप होती है लेयर इनमें, इसीलिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी किया जाता है, बड़ी हैवी हैवी मशीन। तो यहाँ एंट्रोपी जो है आपकी वो पॉजिटिव होगी, यानी इंक्रीज होगी। इंक्रीज, योर एंट्रोपी विल इंक्रीज। अगला केस अगर हम देखें नंबर 4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और अब इन्होंने बना दिया 2 अमोनिया गैस है। तो समझ के फैसला करना भाई, बताओ एंट्रोपी क्या होगी? व्हाट विल बी योर एंट्रोपी? एंट्रोपी यहाँ क्या हो रही है? रैंडमनेस बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है? लक्ष्य बताइए। भैया डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्योंकि यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कितने लेफ्ट में रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स थे भाई? 3 और 1 4 मॉलिक्यूल्स थे, टोटल 4। यहाँ कितने मॉलिक्यूल से? 2 ही मॉलिक्यूल, यानी 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं यार। रैंडमनेस तो कम हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज, दिस इज डिक्रीज। चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हटके अपने थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो एक बार एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि किसकी एंट्रोपी इंक्रीज है और किसकी एंट्रोपी डिक्रीज है। ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, यार साफ साफ पता लग रहा है, लिक्विड अगर सॉलिड में बन गया तो एंट्रोपी क्या होगी इसकी? डेल्टा एस जो है एंट्रोपी, वो इसकी क्या होगी? नेगेटिव। तो साफ पता लग रहा है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 से 115 केल्विन कर दिया, तो बताओ क्या होगा? रेज योर हैंड। 0 से 115 केल्विन कर दिया तो एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ेगा? अपूर्वा बताइए। सर इट विल इंक्रीज। इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने पर रैंडमनेस बढ़ती है, तो डेल्टा एस की वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगले केस में नंबर 3 में ये है खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, ये इस तरीके से टूट गया। बताओ एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? रेज योर हैंड। लक्ष्य बताइए। भैया इंक्रीज।
हो रही है। ऋतिक वर्मा, आपके हिसाब से क्या हो रही है? ऋतिक वर्मा, आंसर है इसका कि यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 ही मॉलिक्यूल है, तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये वाला केस फिर से आ गया, हाइड्रोजन और ये 2H। रेज योर हैंड, फोर्थ केस में एंट्रोपी क्या हो रही है? ऋतु बताइए। भैया डिक्रीज हो रही है। अपूर्वा बताइए। सर इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, H2 और ये 2 टूट चुके हैं हाइड्रोजन, तो ये आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसका उल्टा था, जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डिक्रीज हो रही थी। तो ये आपके एंट्रोपी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, ये आपके खत्म होते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं और फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हमारा अगला डिस्कशन है वो ये है, एक क्वेश्चन आता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बढ़ रही है या घट रही है? पहले तो रेज कर दो हैंड, तुम्हारे हिसाब से एंट्रोपी पूरे वर्ल्ड की इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीज हो रही है? पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी। लक्ष्य बताइए। भैया इंक्रीज हो रही है शायद। कैसे? निखिल बताइए। भैया इंक्रीज हो रही है। कैसे? सानिध्य बताइए। इंक्रीज इंक्रीज हो रही है। अगर बिग कैसे? बैंग थ्योरी को देखें तो बढ़ता जा रहा है सब रेडियस सबका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंसर बिल्कुल ठीक बताया है। पूरे वर्ल्ड की जो एंट्रोपी है वो लगातार आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को का आंसर अगर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू छानोगे तो आपको मिल भी जाएगा। देखो यूनिवर्स में हम बाहर तो अर्थ से आगे की तो क्या देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अर्थ पे तो देख ही रहे हैं, लगातार ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग है जो वो लगातार बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है ना, और भी देखते हैं जब डीजल की गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं, तो वो लिक्विड किस फेज में चल जा रहा है? लगातार गैस फेज में जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है ना, तो चीजें वर्ल्ड के अंदर पिघलती जा रही हैं, कुल कुल मिला के चीजें वर्ल्ड के अंदर थोड़ी पिघलती जा रही हैं, कुछ वेपराइज होती जा रही हैं, तो एंट्रोपी लगातार यूनिवर्स की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आंसर है इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज द यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में डिसोसिएशन आर मोर देन एसोसिएशन। डिसोसिएशन डिसोसिएशन आर मोर देन एसोसिएशन। ठीक है ना, जनरल सा क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा जनरल सा। अभी लगभग 20 स्टूडेंट है हमारे पास। 20 स्टूडेंट में एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ, आपको हाथ खड़े करने हैं। चलो बताओ, हमारे इन 20 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं? जो कंबाइंड फैमिली में चाचा ताऊ दादा दादी एक साथ रहते हैं, रेज योर हैंड। कितने ऐसे हैं जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं? चाचा चाची नहीं, चाचा ताऊ दादा दादी। ओके ओके, जिनके कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। हर्षिता, आपकी कंबाइंड फैमिली है? यस सर। ओके, तो अभी देखो हमारे सामने कुछ आंकड़े सामने आए। जब मैंने ये सर्वे किया तो 20 में से 4 स्टूडेंट ने रेज किया हैंड कि वो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं।
और 16 ऐसे हैं ऑन रफली बेसिस 20 में से जो अलग अलग होके रह रहे हैं। अब इस लाइन को पढ़ो। इस दुनिया में डिसोसिएशन आर मोर देन एसोसिएशन, ब्रेकअप आर मोर देन पैचअप, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग, हर चीज कैलकुलेट की जाती है, ये नहीं ग्लेशियर कैलकुलेट कर लिए। तो एंट्रोपी यूनिवर्स की लगातार इंक्रीज हो रही है। रीजन है इन द यूनिवर्स डिसोसिएशन आर मोर देन एसोसिएशन। राइट, आगे चलते हैं। स्वागत है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर डाइवोर्स नहीं होते, लेकिन मैं बता दूं यूएस में 60% डाइवोर्स होते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो ये आंकड़ा इंडिया में 10% है डाइवोर्स का, 10% से भी कम होगा। इंडिया में डाइवोर्स का प्रोसेस भी लगभग 2 साल का है। वहां डाइवोर्स का प्रोसेस ज्यादा नहीं, लगभग बता रहा हूं मैं, 10 दिन का है। 10 days आपका डाइवोर्स, जाओ अपने अपने रास्ते। 2 मिनट में फैसले होते हैं वहां पे कोर्ट के, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा डिसोसिएशन जो है वो वर्ल्ड के अंदर है एसोसिएशन के मुकाबले, ठीक है। हमारे इंडिया में तो चलो इतना नहीं है। और इस डाइवोर्स केसेस का जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो पड़ता है चाइल्ड के बिहेवियरल सिस्टम पर। चाइल्ड के तो जो बिहेवियरल साइंस है, ठीक है, जो उस चीज को समझती है साइकोलॉजी, वो ये बताती है कि जो चाइल्ड है उस पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि ये सीरियल किलर तक भी बन जाते हैं। यानी इंडिया में अगर सीरियल किलर की बात करें तो आपको 10 से ज्यादा सीरियल किलर नहीं दिखाई देंगे। 10 तो यहाँ पर 1 साल में निकलते हैं, 6 महीने में निकल जाते हैं यूएस में 10 सीरियल किलर तो, ठीक है। कैसे? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियरल साइंस ये बताती है एक ह्यूमन को 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन जो है वो है फैमिली, नंबर 2 फ्रेंड, नंबर 3 लाइफ पार्टनर, यानी शादी होने के बाद का पार्टनर। अब जब ह्यूमन बीइंग के पास से 6 साल की उम्र में 10 साल की एज में फैमिली डिसोसिएट होगी, पापा लॉस एंजलिस रह रहा है, मम्मी शिकागो रह रही है, बच्चा लॉस वेगस रह रहा है, ठीक है ना। डाइवोर्स का सिस्टम बता रहा हूं मैं। अच्छा, वो इतना टूटता है कि वो इतना दब्बूपन में जीने लगता है कि उसके फ्रेंड नहीं बनते। क्यों? एंटी सोशल हो गया। शुरू से जो बातें फैमिली में बोलनी थी, चालनी थी, वो खत्म होगी, तो उसके कम फ्रेंड बने। क्योंकि जो कम बोलते हैं ना उनके कम फ्रेंड बनते हैं। उन्हें पकाऊ बोलते हैं, वो ये पकाऊ है, इससे दूर रहो, ठीक है। तो एक और क्रॉस लग गया। ऐसे बंदे के साथ शादी कौन करेगा? एक और क्रॉस लग गया, ठीक है ना। क्योंकि वो एज बढ़ते बढ़ते 25 साल तक तो ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ पर भी क्रॉस लगा गया। अब वो जो ह्यूमन है वो अब अपने वर्ल्ड को अलग नजरिए से देखता है। इमेजिन योर सेल्फ, ना तो आपके पास फादर है, ना मदर है, ना फ्रेंड है, ना कोई लाइफ पार्टनर है। ये सिंपल मीन आप इस रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है। और वो बहुत जल्दी मेंटल और स्ट्रेस में जाके इस लेवल तक डाउन चला जाता है कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमारी क्या नाम है, यूएस में जो साइकेट्रिस्ट है वो जॉब बूम पे चलती है। यहाँ तो साइकेट्रिस्ट को जानते नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का दूसरा नियम बड़ा सिंपल सा नियम है। इसने कहा था कि पानी अप ए हिल नहीं जा सकता। आप जो पानी है ना वो आपकी छत पे टंकी में नहीं जा सकता विदाउट द हेल्प
ऑफ मोटर। बस यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पानी नीचे तो आ सकता है, बट बिना किसी की हेल्प लिए वो नीचे तो आ सकता है, बट वो बिना किसी की हेल्प लिए ऊपर नहीं जा सकता। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेट्स एक्सप्लेन second law of thermodynamics. Without the help of external agency, a spontaneous process can't be reversed. A spontaneous process cannot be reversed without the help of external agency. It was your second law of thermodynamics. तो इसे आप नोट्स में से नोट जरूर कर लेना। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हीट कैन नॉट गो अप ए हिल, हीट कैन नॉट गो अप ए हिल, हीट कैन नॉट, मैं हीट बोल रहा हूँ, सॉरी, वाटर कैन नॉट गो अप ए हिल विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो सकती है, और वो भी अपने आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर गरम दूध का गिलास यहाँ रख दूं तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। यार मैंने गरम दूध का गिलास यहाँ रखा तो मैंने कुछ यहाँ पर कुछ स्विच ऑन करके कर दिया था कि चल भी ठंडा हो, नहीं, वो अपने आप ठंडा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब मैं अगर यहाँ पर उल्टा करने की सोचूं, ये देखो उल्टा करने की सोचूं, ठंडा गिलास का दूध रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये गर्म हो जाए अपने आप, नहीं हो सकता। तो हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ठीक है ना। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती। ये है आपका स्पॉन्टेनियस। दो एग्जांपल थे, दोनों के दोनों आपके नोट्स में, यू कैन नोट इट, आराम से नोट कर सकते हो। हाँ, यस, किसी ने हैंड रेज किया था, अपूर्वा बताइए, हाउ मे आई असिस्ट यू। सर मोटर का सर होना नेसेसरी है क्या सर सेकंड हाँ, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? सर अगर हम कहीं अगर किसी पाइप में से प्रेशर कम कर देंगे तो वाटर ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो वो एक्सटर्नल एजेंसी माना जाएगा। जो भी सर आप वही उसके साथ एक्सटर्नल कर रहे हो, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आप एक्सटर्नल कर रहे हो वो एक्सटर्नल एजेंसी माना जाएगा आपका, ठीक है। एक थैंक यू और सर। जल्दी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताकि हम इसके बाद कल ही क्लास पूरा फोकस कर सकें। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो आपका फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, जीरोथ लॉ हो गया, अब ये थर्ड लॉ है, फोर्थ लॉ है थर्मोडायनेमिक का। क्या? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड से अगर मैं बोलूं तो ऐसा सॉलिड जो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। पर कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इस पर उसकी एंट्रोपी क्या होगी? आप सोचो, एंट्रोपी क्या होगी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की? यार जिसका अंदर मूवमेंट है ही नहीं, डिसऑर्डरनेस है ही नहीं, तो एंट्रोपी क्या होगी? आंसर एंट्रोपी होगी 0। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो एंट्रोपी होती है एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, वो हमेशा 0 रहती है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So the entropy of perfect crystalline solid is approximately 0 at a temperature approx absolute 0 of temperature, ठीक है ना। तो नोट्स में से नोट कर लेना, इसकी डेफिनेशन भी ये आपका हो गया खत्म। तो यहाँ तक था आपका ये। कल की क्लास में हम बहुत खास चीज और भी डिस्कस करेंगे जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। बस लास्ट टॉपिक ही रह गया, थोड़ा सा और डिस्कशन और ये खेल खत्म। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।